Hello everyone. So this is the fourth part of topic respiration, in which we will discuss today mechanism of breathing. And from tomorrow we'll take your revision bacha, because this is a small topic which remains in respiration, so I don't want to skip it in between. Fine. So from tomorrow we'll take your revision of nutrition. So I'll give that you as a homework, that you have to revise the content from the NCERT about nutrition, and I'll take the outlook, or in nutshell we'll discuss all the topic again from tomorrow onward. So for today we'll start your topic mechanism of breathing and ब्रीदिंग साइकिल. इफ वी से ब्रीदिंग साइकिल आपका, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग साइकिल क्या है कि आपका कंप्लीट साइकिल जो है ब्रीदिंग की, यानी कि इनहेल और एक्सहेल, इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2, वो साइकिल आपका कितने टाइम में जो है कंप्लीट हो रही है. सो यहाँ पर ब्रीदिंग रेट जो होता है हमारा, दैट इज अराउंड 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. मीन्स विद इन अ मिनट वी आर inspiring and expiring the air 15 to 18 times, and during exercise it increases up to 20 to 25 times. तो ये breathing rate है एक normal adult का. This is the breathing rate of normal adult. If we'll talk about kids, बच्चे थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इन किड्स यू विल फाउंड नॉर्मली दे हैव द ब्रीदिंग रेट ऑफ 25 to 30 पर मिनट, कि उनका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ही कितना होता है, 25 to 30 मिनट्स 30 टाइम्स पर मिनट होता है. फाइन. नाउ दिस ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट्स इन 2 इवेंट्स, एंड द फर्स्ट इवेंट इज इंस्पायरेशन. ब्रीदिंग साइकिल में 2 इवेंट होते हैं. द फर्स्ट इज इंस्पायरेशन एंड द सेकेंड इवेंट इज एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इनहेल, एंड एक्सपायरेशन इज व्हाट इट इज एक्सहेल. नाउ सी बच्चा, इनहेल और इंस्पायरेशन, इन दिस इन टर्म इज कमिंग, और इनका मतलब होता है इनसाइड लेना, अंदर लेना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पायरेशन एंड इनहेल, we are saying that we are inhaling what? Oxygen inside the body. So it is intake of oxygen inside the body. And what is expiration or exhale? It is removal of CO2. CO2 को हम रिमूव कर रहे हैं outside the body. So that is expiration. Fine. So first start with inspiration. First I'll take the inspiration. Inspiration is what? It is intake of air inside the lung. And जब हम inhale कर रहे हैं, तो intake of air में हम ले क्या रहे हैं, हम ऑक्सीजन को inhale कर रहे हैं. फाइन. अब यहाँ पर बच्चा स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप्स अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम समझाती हूँ. आई हैव टोल्ड यू कि जो लंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे चेस्ट रीजन में. एक थोरैसिक कैविटी होती है, रिब केज होता है, ठीक है, रिब से बना हुआ प्रिजन लाइक स्ट्रक्चर. और वहां पर हमने बात की कि डोर्सल साइड, यानी कि हमारे पीछे की तरफ क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा. सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम ऑन द बैक साइड, एंड यहाँ पर हम लेटरल व्यू देख रहे हैं. सो ये आपके बॉडी का फ्रंट साइड है, यानी कि आपका चेस्ट रीजन. और चेस्ट रीजन में यहाँ पूरी कवर होती है आपकी रिब्स, एंड फ्रंट में एक बोन होती है. तो ये सारी रिब्स हैं, रिब्स कनेक्टेड होंगी, और यहाँ पर फ्रंट में एक बोन होती है जिसे हमने कहा स्टर्नम. तो ये पूरा आपका बनता है रिब केज, जिसके अंदर आपके सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ताकि उन्हें कोई भी मैकेनिकल शॉक से डैमेज ना हो. फाइन. सो यहाँ लंग्स और हार्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे. नाउ सी, इफ वी से दिस डायग्राम इज ऑफ अवर थोरैसिक कैविटी. ये हमारा क्या है, थोरैसिक कैविटी है. और इस थोरैसिक कैविटी में हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लोअर साइड पर मैंने एक मस्कुलर फ्लैप ड्रॉ किया था, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम.
and this diaphragm is responsible for maintaining the volume of this thoracic cavity. ये thoracic cavity का volume कौन मेंटेन करता है? डायफ्राम मेंटेन करता है. अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है? नॉर्मल कंडीशन में ये डायफ्राम होता है डोम शेप. डोम मीन्स इस तरह से होगा आपका, ये डोम शेप. फाइन. सो दिस डायफ्राम इज डोम शेप इन द नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. और जब ये डोम शेप होता है तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है. नाउ व्हेन वी आर इंस्पायरिंग, तो उस टाइम पर क्या होगा बच्चा? जब हम इंस्पायर करते हैं तो उस टाइम पर डायफ्राम होता है फ्लैट. डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट. नाउ सी, ये डोम शेप था, यहाँ पर डोम शेप है, तो यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती. दीज आर द मसल्स. ये मसल्स क्या करती है? इसे पोजीशन पर रखने का काम करती है. जब आपका ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये इस डायफ्राम को क्या करेंगे? खींचेंगी. और ये डायफ्राम खींचकर आपका इस तरह से क्या हो जाता है? फ्लैट. तो यहाँ पर जब ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या हुआ? ये डोम शेप जो डायफ्राम था, मसल्स के खींचने की वजह से, दोनों तरफ से खींच रही हैं, तो ये दोनों तरफ से जब खींचा, ये डायफ्राम क्या हो गया? फ्लैट. Now see, when the diaphragm get flattened, डायफ्राम जब फ्लैट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? डायफ्राम से अटैच जो रिब्स होंगी, ये भी सारी क्या होंगी? नीचे की तरफ आएंगी. एंड यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आए तो लंग कैविटी जो है, यानी कि थोरैसिक कैविटी जो है, वो क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई. जब ये नीचे की तरफ खींचा तो ये पूरी क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई. अब देखो, जब हम इंस्पायर करते हैं, आप खुद फील कर सकते हो, व्हेन यू आर इंस्पायरिंग, तो आप देखते हैं कि जो आपका रिब केज होता है, एक गहरी सांस लेना, तो आप देखेंगे जो आपका रिब केज है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ऊपर और आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा. ठीक है, तो आपको एक गहरी सांस लेनी, ब्रीद इन करना है. एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, यू विल ऑब्जर्व दैट द रिब केज इट शिफ्ट्स आउटवर्ड की तरफ एंड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ आपका शिफ्ट होता है. तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? डायफ्राम जब फ्लैट हुआ तो रिब केज का एक्सपेंशन हुआ, एंड अलोंग विद दैट दिस रिब केज इट मूव्स अपवर्ड. ये आपको करके देखना है. ठीक है, इनहेल, गहरी सांस लेनी है. ओके, अनुलोम विलोम करना है आपको. तो इट मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ आता है. और यहाँ पर जैसे ही रिब केज आपका एक्सपेंड हुआ, सो दिस इज द रिब केज, एंड यहाँ पर रिब्स जो होती है वो रेज हो जाती है. रेज मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती है. तो जब ये ऊपर की तरफ उठी तो ये थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई. सो हियर द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस. नॉर्मल कंडीशन पे देखो ये वॉल्यूम थी, और जब ये नीचे की तरफ हुआ, रिब ऊपर की तरफ हुई, सी ये नीचे की तरफ हुआ, रिब केज ऊपर की तरफ हुआ, तो यहाँ पर पूरी थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ, तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो गई है? पूरी इंक्रीज हो गई है. एंड जब यहाँ थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर पहले से ही एयर प्रेजेंट थी. जब आपका वॉल्यूम बढ़ी तो वो एयर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. सो यहाँ प्रेशर डिक्रीजेस इन द थोरैसिक कैविटी, क्योंकि एयर जहां थी, एयर जो थी, एयर तो अभी बढ़ी नहीं है, तो जितनी पहले थी उतनी है, लेकिन वॉल्यूम जगह बढ़ गई है. तो आपने पहले क्या किया कि एज्यूम करो कि आपकी पहली एयर इतने छोटी कैविटी में थी, तो यहाँ पर एयर ज्यादा प्रेशर लगा रही थी. अब मैंने कैविटी बढ़ा दी तो एयर प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया. तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो गया थोरैसिक कैविटी में, एंड दैट प्रेशर बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो प्रेशर कितना कम हो गया? इतना कि अब एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा है, और आपकी थोरैसिक कैविटी में जो एयर प्रेशर है वो
कम है। सो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो गया है, कम। एंड द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर का जो मूवमेंट होता है दैट यू हैव रीड आउट इन योर लोअर क्लासेस ऑल्सो, कि एयर हमेशा जो ब्लो करती है, मूव करती है, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर भी सेम होगा, बाहर एयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, अंदर एयर प्रेशर क्या है, कम। सो दिस एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो यहाँ एयर ड्रॉ होगी कहाँ पर, इनसाइड। एयर मूव करेगी इनसाइड द thoracic cavity, and when air is moving inside the thoracic cavity, for that we are using the term, what is that phenomena, that is इंस्पायरेशन। सो यहाँ पर इंस्पायरेशन में बच्चा प्रेशर डिक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी का, एंड यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता है, इतना डिक्रीज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब क्या है, ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर मूव्स इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। Now, if you understand this inspiration, then expiration is just a reverse of this. यहाँ पर अगर दोनों डायग्राम्स को कंपेयर किया जाए, so the both diagrams are reverse of each other. अब यहाँ पर inspiration हुआ. Now what is going to happen after few minutes? यहाँ पर क्या होगा, दिस डायफ्राम, क्योंकि ये मसल है, मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फ्लैट हुआ था, आफ्टर सम टाइम इट मूव्स टू इट्स नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगी मसल। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, अब ये डायफ्राम दोबारा से मूव कर कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर गया, मीन्स इट अगेन बिकम्स डोम शेप। जब ये डोम शेप आया, ये रिलैक्स हुआ, तो यहाँ रिलैक्स होने की वजह से जो रिब्स ऊपर की तरफ मूव हुई थी, रिब्स जो ऊपर की तरफ हुई थी अपवर्ड, वो भी दोबारा क्या आ गई, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गई है। और जो थोरैसिक कैविटी आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकली थी, वो भी दोबारा क्या आ गई है, इनवर्ड की तरफ आ गई है। तो यहाँ इनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से ये जो थोरैसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम दोबारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ एयर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, एंड एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज कि अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। बिकॉज ऑफ दैट नाउ एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड expiration. So expiration is just a reverse of this phenomena. Expiration में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पर रिब केज क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, नाउ अगेन द रिब केज बिकम डिप्रेस्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देयर अगेन द रिब केज बिकम डिप्रेस्ड, एंड रिब केज जैसे ही डिप्रेस हुआ, इट अगेन मूव्स डाउनवर्ड, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, एंड इनवर्ड, और इनवर्ड की तरफ, मीन्स ये क्या थी इसकी, ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन। ये रिब केज दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा फिक्स, ओके। Now as the rib cage moves to its original position, then the volume of thoracic cavity क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुई, तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज, और प्रेशर इतना इंक्रीज हुआ है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अब इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एयर मूव्स आउटसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि अब हाई प्रेशर कहाँ है, लंग्स के अंदर, और लो प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो एयर जो है वो लंग से कहाँ मूव करेगी, इट मूव्स फ्रॉम लंग्स टू atmosphere, and that process is called expiration. Fine. So this is the mechanism of inspiration and expiration. अब अच्छा, इसी mechanism को अगर हम diagrammatically समझे भी हुआ क्या है, तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रही है, आपके लंग्स,
लंग्स की वॉल पर प्रेजेंट है ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को आपके बॉडी टिश्यू में। तो ये 3 पार्ट है जहां पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है। फाइन, नाउ सी दिस इज द लेफ्ट लंग। आई हैव टोल्ड यू, जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो राइट हैंड साइड होती है वो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड होता है बच्चा, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो आपकी बॉडी का राइट साइड होता है। सो दिस इज माई राइट हैंड, यानी कि इससे मैं जो भी आपका इस डायरेक्शन में कर रही हूँ ड्रॉ, वो सारी चीजें क्या है, लेफ्ट है। सो दिस इज द लेफ्ट लंग। ओके, लेफ्ट लंग में आपका ये चीज मैंने ड्रॉ की थी डायग्राम में। सो यहाँ पर ये आपका रीजन होता है हार्ट नॉच। यहाँ पर लंग्स में आपका हार्ट जो होता है इस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड हार्ट नॉच। लंग्स जो होता है बाय मेम्ब्रेन है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, एंड दिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ लंग इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में आई हैव शोन दैट इन द प्रीवियस डायग्राम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लूइड विच इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। फाइन, तो ये लंग है। अब लंग से आपका ऑक्सीजन आपने इनहेल की, वो ऑक्सीजन जाती इस लंग के सरफेस पर प्रेजेंट होते, अटैच होते ब्लड वेसल। माइन्यूट होती है बच्चा, मैंने एनलार्ज करने के लिए बड़ा डायग्राम शो कर दिया है। तो यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपकी कनेक्टेड होती है ऑल ओवर द सरफेस, एंड दिस ऑक्सीजन मूव्स इनटू दिस ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका आरबीसी प्रेजेंट है। सो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस आरबीसी के साथ कंबाइन करता है, और आरबीसी जो होता है उसके साथ कंबाइन करके सो द ऑक्सीजन कंबाइन विद दिस आरबीसी। आरबीसी में एक्चुअली एक पिगमेंट होता है, red pigment, that is hemoglobin, and this oxygen combined with that hemoglobin. Okay, hemoglobin इसे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कहाँ पर, बॉडी टिश्यू में। तो ये हीमोग्लोबिन से डिटैच होता है और कहाँ मूव कर जाता है, इनसाइड योर बॉडी टिश्यू और बॉडी सेल्स। देन दिस ऑक्सीडाइज द फूड इन योर सेल्स। फूड का ब्रेक डाउन करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज। हमने रिएक्शन पढ़ी है, ग्लूकोज व्हेन इट ब्रेक्स डाउन इट फॉर्म्स CO2, वाटर एंड 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। सो यहाँ CO2 प्रोड्यूस होगी। नाउ दिस CO2 इट मूव्स इनटू द ब्लड वेसल। हियर अगेन दिस CO2 combined with hemoglobin pigment present in RBC, and this CO2 is transported to the lungs। तो ये लंग के अंदर गई और लंग से CO2 बाहर और ऑक्सीजन आई थी अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच हेल्ड इन योर बॉडी। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं कि रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन पिगमेंट कह रहे हैं, दिस इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2। दोनों के साथ यही पिगमेंट बाइंड करता है। ओके, दोनों के लिए एफिनिटी शो करता है, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। व्हेन दिस ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन then that is called oxyhemoglobin बनाता है, and when CO2 is combining with hemoglobin then it is forming carb aminohemoglobin. Okay, so here the hemoglobin act as respiratory pigment, and what I have told you in this diagram that I have written here in the process of respiration also. So if we talk about the complete process of respiration in step, what is actually happening, सबसे पहले exchange हो रहा है gases का from body and environment, between body and environment. So see here, this is the exchange of gases between environment, mean atmosphere, and your body. Okay, then the second part is diffusion of gases in lungs and where the oxygen moves into blood. So यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस लंग से क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन, जहाँ ऑक्सीजन जो है वो मूव करता है कहाँ पर, ब्लड वेसल में, एंड CO2 ब्लड वेसल से कहाँ एंटर करता है, लंग में. So here the oxygen moves into blood and CO2 moves into lung. Now the third step बच्चा एक यहाँ पर और ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन of gases up to body tissue.
कि अब जो ब्लड वेसल में गैस है, ये गैस कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है, आपके बॉडी टिश्यू में. देन फोर्थ आपका स्टेप आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ब्लड टू एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल. अब यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से एक्सचेंज हो रहा है. अगेन डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, जहां पर ऑक्सीजन ब्लड वेसल से सेल में जा रहा है और सेल से CO2 कहाँ पर आ रहा है, ब्लड वेसल में आ रहा है. एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, लास्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ये जो ऑक्सीजन अंदर गया, इसने क्या किया, फूड को ऑक्सीडाइज किया और यहाँ पर क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई. सो दिस इज द ओवरऑल स्टेप दैट इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ respiration. Okay, so this is all about respiration. Today your topic of respiration is done. ठीक है, तो आज आपका टॉपिक हो गया है. Now I am giving you homework. So you have to revise your nutrition in plants. And अब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी अप टू नेक्स्ट वीक विल रिवाइज द 2 प्रोसेस. हम 2 प्रोसेस पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस में, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन. सो विल रिवाइज देम फर्स्ट एंड देन विल टेक द नेक्स्ट प्रोसेस. ओके, सो आपका होमवर्क है, यू हैव टू रिवाइज दिस न्यूट्रिशन इन प्लांट. एंड टुमारो आई विल टेक द outlook or will discuss the chapter in a nutshell. Okay, and whosoever who have not completed their notes yet, they have to complete their notes. आपको अपने complete notes अपनी notebook में write down करने हैं. And along with that, whatever assignment I am giving you, just write down them on the back side of your notebook or इन द फाइल पेजेस. आपके असाइनमेंट की अलग से फाइल बनवाती हूँ मैं, 9th में भी बनवाती हूँ. तो 9th में बनवाई थी, तो आइदर यू जस्ट मेक द फाइल ऑफ योर असाइनमेंट्स or you can also write down your assignment on the back side of your notebook. Okay, so this is all for today. Thank you so much.